हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लास थ्रू बायोलॉजी ऑन डिमांड। पहले लेक्चर में हमने क्लास 10th NCERT के फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन की चर्चा की थी। आज न्यूट्रिशन के सेकंड पार्ट में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स जानते हैं। न्यूट्रिशन ऑलरेडी आपने जान लिया है कि एनिमल्स में ये 5 स्टेप से बना है, और ये 5 स्टेप एक बार रिमाइंड कर लीजिए। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो वहाँ पर हमने कहा था इंजेशन ऑफ फूड, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ एंड लास्ट इजेशन। ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन जानने का मतलब ये 5 स्टेप कैसे कंप्लीट होते हैं। इंजेशन में ये जानेंगे फूड अंदर कैसे लिया गया। डाइजेशन का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू इट्स स्मॉलर फॉर्म। एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में जाना, सर्कुलेटरी सिस्टम से पूरी बॉडी में पहुंचा देना। एसिमिलेशन, फूड का अल्टीमेट प्लेस जो है जहां इसका यूटिलाइजेशन होता है सेल में पहुंच जाना, उसमें मिल जाना। और इजेशन का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना। अब बात ये करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में इंजेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप जानते हैं इंजेशन वहाँ जाना, जैसे अमीबा में माउथ नहीं था, कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं था, तो कैसे फूड मटेरियल को इंजेस्ट करता। और जहाँ तक ह्यूमन बीइंग्स की बात है, इसमें हैंड्स हैं, माउथ है, इसलिए इंजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन यहाँ पर जानना है डाइजेशन, ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन कैसे होता है, और ये रेस्ट पार्ट को समराइज करते हैं कैसे होता है। तो डाइजेशन के लिए ह्यूमन बीइंग्स में या अदर जो डेवलप्ड एनिमल्स हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स ऑल दोज ऑर्गन्स व्हिच हेल्प इन द डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो माउथ है, टंग है, टीथ है, फूड पाइप है, इंटेस्टाइन है, या डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स। तो डिफरेंट पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर कभी कभी फिगर बना के दिया जाता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि लेबल द डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो कुछ पार्ट से लाइनिंग करके ABCD लिख दिया था, उसका नाम करना होता है। तो डाइजेस्टिव ट्यूब की फुल स्ट्रक्चर आपको जानने का प्रयास करना है। वैसे आप देख रहे हैं थंबनेल में भी हमने ये लगा रखा है, तो वहाँ से देखेंगे, लेकिन उस पर समय नहीं बर्बाद करते हम एक पार्ट को, क्योंकि बहुत समय दे करके हम फिगर बनाए, इससे बेहतर है पार्ट्स के बारे में आपको बता दें। तो डाइजेस्टिव ट्यूब जो है, या कह लीजिए एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल along with other digestive structures combinedly form the digestive system of human beings। एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट में फूड आइटम का डाइजेशन होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट शुरू होता है बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी मीन्स आप में माउथ के पीछे, ओपनिंग ऑफ बक्कल कैविटी इज माउथ, और माउथ के पीछे जो जगह है जिसमें टंग है, टीथ है, बायोलॉजिकली उसी को हम बक्कल कैविटी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड आइटम बक्कल कैविटी में पहुंचता है, जहां टीथ और टंग की हेल्प से उसको च्यूड करते हैं, और इसके बाद वो ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द बक्कल कैविटी इन ह्यूमन बीइंग्स। अब ये डाइजेशन आपने जान लिया, ब्रेकडाउन ऑफ फूड तो है, लार्जर फार्म को स्मॉलर फार्म में, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये कन्वर्ट करने का प्रोसेस, डाइजेस्ट करने का प्रोसेस, ब्रेकडाउन का प्रोसेस 2 तरीके से होता है, या कह सकते हैं डाइजेशन 2 टाइप का होता है। एक तो फिजिकल
और दूसरा केमिकल। जैसे साइंस में फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ चुके हैं, वैसे ही है ये फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। डाइजेशन ब्रेकडाउन का प्रोसेस है, तो उसमें फिजिकल और केमिकल डाइजेशन का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जब ब्रेकडाउन से कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो उसे हम कहते हैं फिजिकल डाइजेशन। सपोज आप किसी फूड आइटम को पहले जब चबाते हैं उसका पीस छोटा हो जाता है, छोटा तो हो गया कि, लेकिन नया कोई सब्सटेंस नहीं बनता है। और लास्ट में ब्रेकडाउन का जो अंतिम पड़ाव है जिसमें फूड आइटम से कंपैरेटिवली स्मॉलर नए फार्म बन जाते हैं, तो केमिकल डाइजेशन वो है जिसमें ब्रेकडाउन से नया सब्सटेंस बन जाए। फिजिकल डाइजेशन वो है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केवल फूड आइटम या पार्टिकल्स कंपैरेटिवली स्मॉलर फार्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेट डाइजेशन केमिकल डाइजेशन है। तो टीथ और टंग की हेल्प से जब चबाते हैं फूड को तो ये फिजिकल डाइजेशन है। लेकिन कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट से केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर बता दें केमिकल डाइजेशन भी बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। और कैसे बक्कल कैविटी में फूड पहुँचता है, तो यहाँ पर एक सिक्रीशन होता है सलेवरी जूस का, सलेवरी जूस और सलाइवा। ये सलेवरी जूस या सलाइवा सिक्रेट करने के लिए ग्लैंड से इन्हें कहते हैं सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड से जो जूस सिक्रेट होता है इसमें बेसिकली एक मटेरियल है, वो ये जान लीजिए सलेवरी एमाइलेज, एक एंजाइम केमिकल डाइजेशन एंजाइम के हेल्प से होता है। और यहाँ पर एक जो एंजाइम है वो है सलेवरी एमाइलेज। कभी कभी इसको एक और नाम भी देते हैं टाइलिन। तो टाइलिन की हेल्प से केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये सलेवरी एमाइलेज या टाइलिन जो फूड में स्टार्च होती है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। यही रीज़न है अगर रोटी कुछ देर तक चबाते रहें तो हल्की मीठी लगती है, क्योंकि वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कह सकते हैं स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो गई विद द हेल्प ऑफ सलेवरी एमाइलेज और टाइलिन। तो केमिकल डाइजेशन यहाँ स्टार्ट हो जाता है, जबकि अदर जो पार्ट ऑफ फूड है मैक्सिमम फूड आइटम का यहाँ डाइजेशन नहीं होता है। अब बक्कल कैविटी से फूड आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने में ये अगर थोड़ा सा जाने एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर, तो जो इनिशियल पार्ट है बक्कल कैविटी का, यही पीछे का जो कंपैरेटिवली नैरोवर हो जाता है, इसे कहते हैं फायरिंग्स। फायरिंग्स को हम कहते हैं, कंपेयर कर लीजिए एक चौराहा जैसा है, क्रॉसिंग, जहाँ चार रास्ते मिलते हैं। चार रास्ते क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नाक वाला मार्ग जो आता है नेज़ल और एक माउथ की ओपनिंग, दोनों बाहर की तरफ अलग अलग हैं, लेकिन अल्टीमेट दोनों जाके एक जगह मिल जाते हैं और उसी का नाम है फायरिंग्स। ये अलग बात है कि जो नाक के साइड से में फायरिंग्स का पार्ट पड़ता है उसे नेज़ल फायरिंग्स, और जो माउथ के साइड में पड़ता है उसे ओरोफायरिंग्स कहते हैं। अब यहाँ से फिर दो रास्ते स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो हो गया फूड पाइप और एक है विंड पाइप। फूड पाइप एंड विंड पाइप। फूड पाइप वो है जहाँ पर फूड इंटर करता है, और विंड पाइप दूसरी है जहाँ से हम सांस लेते हैं या बाहर निकालते हैं सांस। तो यहाँ विंड पाइप से निकल के बाहर जा कर के और ये फिर नाक के रास्ते निकल जाती है बाहर। अब बात ये है, जो फूड आइटम हम लेते हैं खाते पीते हैं, फायरिंग से एक चांस है कि वो यहाँ पर चला जाए, विंड पाइप में या ट्रेकिया में या रेस्पिरेटरी ट्यूब में जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं जाता है? तो उसका एक रीज़न है। उस रीजन को समझने से पहले आपको जानना है इनकी ओपनिंग का नाम। फूड पाइप की ओपनिंग को एक अलग नाम दे दिया गया है। फूड पाइप की जो ओपनिंग है इसे कहते हैं गलेट। तो अगर फूड आइटम
या लिक्विड आइटम जो भी खाते पीते हैं, अगर वो गलेट से इंटर करेगा तो फूड पाइप में जाएगा। वही दूसरा रास्ता विंड पाइप में जो खुलता है इसे कहते हैं ग्लाटिस। अगर ये ग्लाटिस से इंटर करेगा तो विंड पाइप में चला जाएगा, जो आगे जानते हैं विंड पाइप की 2 ब्रांच हो जाती हैं, जाकर के लंग्स में ओपन होती हैं। यानी ये ग्लाटिस से अगर फूड आइटम इंटर कर गया तो ये लंग्स में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि ग्लाटिस के ऊपर एक वाल्व लगा रहता है। इस वाल्व का नाम है एपीग्लाटिस। एपीग्लाटिस एक वाल्व है जो ऑटोमेटिक है। जब कोई फूड आइटम या लिक्विड हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जब निगलते हैं, जब अल्टीमेट अंदर जाने लगता है तो एपीग्लाटिस ग्लाटिस को बंद कर देती है, इसीलिए फूड आइटम यहाँ पहुँचता है। फिर भी पुराने ज़माने से ही ऋषि मुनि बनाते हैं, आज भी साइंस भी कहती है, सलाह दी जाती है, खाते पीते समय हंसना बोलना रोना गाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होती है तो ये एपीग्लाटिस खुल जाती है, क्योंकि साउंड जो प्रोड्यूस करने वाला लायरिंग्स है, साउंड बॉक्स जो है, उसकी साउंड यहीं से बाहर आती है। तो जाहिर सी बात है जब साउंड प्रोड्यूस होगी तो ये खुल जाएगा। और अगर उसी समय खाते पीते समय हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं, हंसते रोते गाते हैं, तो इसके खुलने से यहाँ जाने का चांस है। फिर भी लोग खाते समय बात कर लेते हैं, बात आती है, हम तो बात कर लेते हैं, लेकिन नहीं जाता है। तो इसलिए नहीं जाता है, वो एक नेचुरल जो सिस्टम है, आप खा रहे हैं, बक्कल कैविटी में आगे की तरफ वो आइटम है, जब आप निगल रहे होते हैं उस समय ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। लेकिन ये खतरा ज़्यादातर उस समय होता है जब ये कंट्रोलिंग नहीं रह पाती कि बक्कल कैविटी से फायरिंग्स के पास तक वो नहीं पहुंचा है। लेकिन लिक्विड आइटम जब पानी पीते रहते हैं तो ये चांस ज़्यादा बनता है, क्योंकि वो ईजिली उसमें जो लिक्विडिटी की प्रॉपर्टी ईजिली वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन नेचर ने भी व्यवस्था दी, अगर ऐसा होता है तब भी आगे जाने से पहले एक प्रोटेक्शन की प्रोसेस होती है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जिसको कॉमन लोग या हमारे हिंदुस्तान में छिछनी कहते हैं। वो तुरंत आती है और ये आइटम यहाँ से निकल जाता है। तो ये नेचुरल सिस्टम है जिससे फूड आइटम फूड पाइप में ही जाता है। तो आगे हम चर्चा करते हैं जो फूड पाइप से इसके डिफरेंट पार्ट हैं। लेकिन उसके पहले एक बात बता देना चाहते हैं, वो ये है कि फूड आइटम बक्कल कैविटी में एक साइड इफेक्ट क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और बाय द रॉन्ग एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। ये है डेंटल कैरीज और टूथ डीके। जो फूड आइटम लेते हैं, खाना पीना खाते हैं, खास करके स्वीट मटेरियल्स जो मीठे होते हैं, वो दांत के बीच में फंस जाते हैं, वहाँ रह जाते हैं। फिर इसके बाद कुछ बैक्टीरिया हैं जो उस पर एक्ट करते हैं और बैक्टीरिया के एक्शन से एसिड प्रोड्यूस होती है। ये एसिड बैक्टीरियल सेल और ये जो वहाँ पर बचा हुआ फूड आइटम है, ये दांत पर एक लेयर बना देते हैं जिसे कहते हैं प्लेक। ये जो टूथ पे प्लेक बन जाता है लाइट येलो कलर का, येलोइश कलर का, इसकी वजह से जो सलाइवा है ये स्लाइटली एल्कलाइन होती है। ये स्लाइटली एल्कलाइन होने के नाते जो एसिड होती है उसको साफ करती रहती है मुंह में। लेकिन जब ये प्लेक उस पर जम जाता है तो ये इसका रिमूवल नहीं हो पाता है। तो ये करता क्या है कि इसमें जो टीथ का मेन पार्ट है, आउटर पार्ट, बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट इनेमल होता है। ये इनेमल इसमें डिजॉल्व होती रहती है और दूसरे केमिकल रिएक्शन से डीमिनरलाइजेशन होता है। जो टूथ में केमिकल्स हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, धीरे धीरे टीथ कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये केस है डेंटल कैरीज आर टूथ डीके। पूछा जाता है व्हाट इज डेंटल कैरीज आर टूथ डीके, तो इट इज़ काज्ड बाई बैक्टीरिया और प्लेग की वजह से इसका काम और इजी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो बक्कल कैविटी में हमें डाइजेशन बताना था, ये हो गया। अब ये फूड आगे इंटर करता है गलेट से होकर के फूड पाइप में। लेकिन यहाँ पर बताना है फूड पाइप में कोई अलग से डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट नहीं होता है। लेकिन जो सलाइवा है वो डाइजेशन करते हुए आगे
ये केवल इसकी दीवार में ये म्यूकस के सिक्रीशन के नाते थोड़ा स्लिपरी हो जाती है, जिससे इजीली फूड आइटम आगे पहुंच सके। और आगे का जो पार्ट है वो है स्टमक। तो हमें जानना है डाइजेशन इन स्टमक। तो फर्स्ट डाइजेशन इन बक्कल कैविटी और सेकंड डाइजेशन का जो पार्ट है वो स्टमक है। तो बक्कल कैविटी के बाद स्टमक में होता है फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस भी कहते हैं। बायोलॉजिकल नेम है इसका ईसोफेगस। तो ईसोफेगस वर्क एज द ब्रिज बिटवीन बक्कल कैविटी एंड स्टमक। बक्कल कैविटी से फूड को स्टमक में ले जाने में हेल्प करती है। अब स्टमक में जब फूड पहुंचता है तो यहाँ जो स्टमक की लाइनिंग है, यहाँ से एक जूस सीक्रेट होता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। यही जूस हेल्प करता है डाइजेशन में स्टमक के अंदर। मीन्स डाइजेशन इन स्टमक टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में एक प्रोमिनेंट कंपोनेंट इसका है HCl। म्यूकस भी है जो इसकी लाइनिंग को एंजाइम के एडवर्स इफेक्ट से सेफ प्रोटेक्ट करती है। और इसमें जो एंजाइम है, एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम पेप्सिन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ऐसे ही एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। अब बात ये आती है ये Cl का क्या रोल है। पेप्सिन का नेचर है या गैस्ट्रिक जूस के जो एंजाइम हैं वो एसिडिक मीडिया में ही वर्क करते हैं, इसलिए एसिड के आने से वो मीडियम उसका एसिडिक हो जाता है। जैसा कि हमने बताया सलाइवा जब मिक्स थी, सलाइवा स्लाइटली एल्कलाइन है, इसलिए एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए HCl का इम्पॉर्टेंट रोल है, फर्स्ट वर्क। दूसरा वर्क ये भी है जो हार्मफुल बैक्टीरिया और अदर पैथोजेंस हैं ये अपने लेवल से प्रयास करता है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब पेप्सिन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। जानते रहिए पूछा जाता है किसी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम बताइए, या कभी कभी कहता है नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस और इन अदर पार्ट, फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइनल जूस में कौन सा है। तो ये स्टमक में फूड आइटम का फिजिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन का मतलब इसकी जो वाल है इसमें मूवमेंट होती रहती है, जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस होती है। ये मूवमेंट क्या है इसको समझने के लिए आप ऐसे कहते हैं, जब आपके टूथपेस्ट में या क्रीम की जो ट्यूब है उसमें कम हो जाता है तो आप क्या करते हैं, ये ट्यूब है इसको यहाँ से पहले प्रेस करते हैं, फिर आगे पहुँचा, फिर यहाँ प्रेस करते हैं। ऐसे ही एक मूवमेंट की वेव बनती है जो फूड आइटम को इनिशियली ये डाइजेस्टिव जूस को और फूड आइटम को मिक्स करने में हेल्प करती है। तो ये फिजिकल डाइजेशन हुआ। और कुछ फूड पार्टिकल टूट भी जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, फिजिकल डाइजेशन। लेकिन अब इसमें जो गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स होते हैं वो केमिकल डाइजेशन करते हैं, यानी अदर टाइप के दूसरे केमिकल में स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। और अब यहाँ पर स्टमक और इसके बाद का पार्ट होता है इंटेस्टाइन। और तो तीन मेन पार्ट हो गए एलिमेंट्री कैनाल के। एक तो बक्कल कैविटी जहाँ पर डाइजेशन होना है, दूसरा स्टमक, और थर्ड है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को भी दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक है लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में ये जो पार्ट दो दिए गए हैं स्मॉल और लार्ज, थोड़ा सा नाम पर ध्यान देना जिससे भूले ना, हमेशा के लिए मेमोरी में बना रहे। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है और लार्ज छोटी है। नाम पर ध्यान दीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है, क्वाइल्ड होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन कंपैरेटिवली छोटी होती है। हाँ, ये अलग बात है कि इस इंटेस्टाइन की लेंथ इस पर भी डिपेंड करती है कि डाइटरी आइटम कैसा है, फूड आइटम कैसा है। जैसे जो हर्बीवोर्स हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, इसमें इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होती है क्योंकि इसके डाइजेशन में समय लगता है, ये डाइजेशन टफ होता है। जबकि कार्निवोर्स में, सपोज लायंस में, टाइगर्स में, ये इंटेस्टाइन कंपैरेटिवली छोटी होती है। तो क्यों होती है? डाइजेशन में हेल्प करने के लिए। अब चलिए छोटी बड़ी जो हमने बताया हो गया।
लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है? तो बताएं, स्मॉल इंटेस्टाइन को डाइजेशन के रिगार्डिंग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इनिशियल पार्ट है और एक बाद वाला पार्ट है। तो जो इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें किसी डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर डाइजेशन होता है और डाइजेशन में हेल्प करने के लिए यहाँ पर दो जूस अलग से आते हैं, और ये दो जूस हैं जो आते हैं, एक तो आता है लीवर से। लीवर बाइल जूस का सिक्रीशन करती है, और ये बाइल जूस लीवर की सेल से जो सिक्रिट होता है, इसमें एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं गाल ब्लैडर। तो यहाँ गाल ब्लैडर में ये स्टोर रहता है। गाल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर रहता है, जो रिक्वायरमेंट होने पर गाल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है थ्रू ए स्पेसिफिक डक्ट। और यही नहीं, यहाँ पर जो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट है, दोनों के बीच में यहाँ एक इर्रेगुलर शेप की ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से एक जूस निकलता है जिसे कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, तो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, लीवर से बाइल जूस। जब फूड आइटम स्टमक से स्पेशली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आगे भेजा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल पार्ट में फूड आता है, तो यहाँ इसका कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं है जो फूड को डाइजेस्ट करता, बल्कि दो अलग जूस हेल्प करते हैं। एक हो गया जो लीवर से निकला बाइल जूस आर बाइल फर्स्ट, एंड सेकंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियाज। ये दोनों जूस अल्टीमेट एक ही डक्ट बन जाती है, दोनों मिल करके ये पहुंचा दिया स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल पार्ट में। अब इनके क्या रोल है आपको जानना पूछा था, व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस। तो बाइल जूस का फर्स्ट वर्क, ये फूड आइटम को एल्कलाइन कर देता है। स्टमक में ये सीएल की प्रेजेंस के नाते एसिडिक हो गया था, जरूरी भी था, क्योंकि अगर एसिडिक ना होता तो गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम इसको डाइजेस्ट ना करते, फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन। जबकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जो एंजाइम फूड आइटम को डाइजेस्ट करते हैं वो एल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में डाइजेस्ट करते हैं। फूड एसिडिक आया है तो ये एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट करता है बाइल जूस। तो बाइल जूस का एक काम हो गया, एसिडिक फूड को जो स्टमक से आया है, इस एसिडिक फूड को कभी कभी काइम भी कहते हैं। जो एसिडिक फूड है स्टमक में डाइजेशन के बाद फूड डिओडिनम में आता है, तो स्टमक में जिस फार्म में कन्वर्ट कर दिया गया वही एसिडिक फूड काइम है। तो काइम एसिडिक है, इसका डाइजेशन इस मीडियम में नहीं हो पाएगा, तो लीवर से आने वाला बाइल जूस इसको बेसिक कर देता है टू एक्टिवेट द एंजाइम प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। सेकंड वर्क, बाइल जूस लिपिड के पार्टिकल्स को, लार्जर पार्टिकल्स को छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करता है। ये कहलाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल जूस का सेकंड इंपॉर्टेंट रोल, फैट को इमल्सिफाई कर देता है, जिससे फैट का डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम। और कुछ ये भी HCl जैसा इनिशियल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में फूड को पैथोजन से, हार्मफुल बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट भी करता है। यही नहीं, फूड आइटम के लिए ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। चलिए, बाइल जूस का इतना काम बहुत हो गया। अब आते हैं डाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम की बात नहीं कि हेल्प तो हो गया, लेकिन हुआ कहाँ। तो पैंक्रियाटिक जूस जो निकला है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन की हेल्प से प्रोटीन का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल पार्ट में होता है, जिसको चाहे तो एनसीईआरटी मेंशन नहीं, इसे डिओडिनम भी कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, लेकिन ये नाम मेंशन नहीं, इसलिए हम चर्चा नहीं करते हैं। तो एक एंजाइम इनिशियल पार्ट में जो पैंक्रियाटिक जूस में है ट्रिप्सिन, और जैसे प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन था,
ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम ट्रिप्सिन है। तो आप ये बता सकते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस इज पेप्सिन, वेयर एज द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इन द इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ट्रिप्सिन। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड आइटम में जो बेसिक फूड है वो 3 टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाला जो है एंजाइम होगा उसे कहेंगे पैंक्रियाटिक एंजाइम। ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा तो कहेंगे पैंक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज का मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, चूंकि ये पैंक्रियाटिक जूस में इसलिए पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ऐसे जो फैट डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है इसका नाम है लाइपेज। तो पैंक्रियाटिक जूस में था इसीलिए कहते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई ट्रिप्सिन से, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ पैंक्रियाटिक एमाइलेज से, फैट का डाइजेशन हुआ पैंक्रियाटिक लाइपेज से। अब फूड आइटम क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड पार्ट में पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, जहां खुद जूस निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसे कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस एक नाम इसका और भी है, आपके लेवल से कोई ज़रूरी नहीं है, दिमाग में बैठ पाएगा, ठीक है, सकस एंटेरिकस भी कहते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन में खुद सिक्रेट हो रहा है, कह सकते हैं इलियम में। अभी हमने कहा था ना 3 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ये इंटेस्टाइनल जूस निकलता है और अल्टीमेट यहीं पर डाइजेशन अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट हो जाता है। जो यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटियोलाइटिक कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एमाइलेजेस होंगे, और फैट को जो डाइजेस्ट करेगा उसे लाइपेज कहेंगे। एक प्रीफिक्स चेंज कर देंगे। अब तक हम पैंक्रियाटिक कहते थे, अब कहेंगे इंटेस्टाइनल वर्ड लगा देंगे। तो यहाँ पर जो प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला होगा उसे कहेंगे इंटेस्टाइनल प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। जो लाइपेज होगा उसे कहेंगे इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो फूड का अल्टीमेट कन्वर्जन क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट जो लिए गए थे किसी फार्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एज स्टार्च। कुछ तो डाइजेशन पहले से चल रहा था, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते ये सिंपलर फार्म ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही जो फैट या प्रोटीन ली गई थी उनका क्या होगा, ये प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कहते हैं एमिनो एसिड। बहुत से एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन ब्रेक होते होते इसके केमिकल डाइजेशन से अल्टीमेट हमने कहा था केमिकल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम न्यू सब्सटेंस बनते हैं। तो यहाँ पर जो न्यू सब्सटेंस है वो एमिनो एसिड है। तो एमिनो एसिड्स में ब्रेक हो गई, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में एमिनो एसिड और ये सभी एमिनो एसिड मिलकर बनाए थे प्रोटीन। तो प्रोटीन का पीस स्मॉलर एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया। ऐसे जो लिपिड थी, लिपिड कन्वर्ट हो जाती है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट और लिपिड कैसे बनती है, ये 2 अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल हैं। इसे कहते हैं फैटी एसिड, इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। दोनों मिल गया तो हो गया लिपिड। तो जब ब्रेक होगा, जो जिससे बना उसी में तो ब्रेक होगा, ये एक पीस बन गया फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैट। अब इधर चलते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ये क्या हो गया फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, तो में ब्रेक हो गया। तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स फार्म ऑफ फूड थे वो स्मॉलर और सिंपलर में कन्वर्ट हो गए। अब डाइजेशन नहीं होना है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन की कंप्लीट कहानी हो जाती है। ह्यूमन बींग्स में ये अलग बात है कि जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, इसका अलग से डाइजेशन होगा, उसकी चर्चा बाद की बात है। ये सीकम में होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आगे जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन उसके पहले एक चीज़ ये भी जान लीजिए, जो डाइजेस्ट हो गया, जो
लार्ज फार्म था, कॉम्प्लेक्स फार्म था, सिंपल और स्मॉलर में कन्वर्ट हो गया। यहीं से धीरे धीरे ये ब्लड में चला जाता है और इसमें हेल्प करने के लिए इंटेस्टाइन की इनर सरफेस से छोटे छोटे हेयर लाइक, जैसे तौलिया में रोए निकले होते हैं, टावल के जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं ऐसे होते हैं, इन्हें कहते हैं विलाई। इंटेस्टाइनल वॉल की इनर सरफेस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर विलाई हैं जो न्यूमरस इन नंबर्स हैं। इनकी हेल्प से फूड आइटम एब्जॉर्ब हो जाता है, मीन्स ब्लड में चला जाता है। हाँ, अलग बात है वही पहुँचेगा जो डाइजेस्ट हो चुका है, जो स्मॉलर हो चुका है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ यहीं रह जाएगा। तो फूड आइटम का यहाँ स्पेशली एब्जॉर्प्शन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं है। हाँ, एब्जॉर्प्शन हेल्प करने के लिए यहाँ स्पेशली वाटर एंड मिनरल्स, मैक्सिमम वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन से अप्रॉक्सीमेट सेमी सॉलिड कंडीशन में अनडाइजेस्टेड फूड पहुंच गया। जो डाइजेस्टेड था वो तो एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में चला गया, अनडाइजेस्टेड यहाँ पहुंचता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में चैम्बर लाइक पार्ट जिसे कहते हैं रेक्टम में इसका कलेक्शन होगा। रेक्टम में कलेक्ट होता है जिसे टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट लार्ज इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग है, रेक्टम की जो ओपनिंग है जिसे कहते हैं एनस, तो एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यही है ईजेशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स एट डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेशन को समराइज किए कहाँ हुआ? बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है? बक्कल कैविटी से। केमिकल डाइजेशन की स्टार्टिंग कहाँ हुई? बक्कल कैविटी से। फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं, और फिर अगला डाइजेशन हुआ स्टमक में, फिजिकल केमिकल। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, यही एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। तो पांचों स्टेप न्यूट्रिशन के कंप्लीट हो गए। इंजेशन फूड ले लिया गया, डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट में डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन डाइजेस्ट फूड ब्लड में चला गया, और एसिमिलेशन ब्लड के जरिए इसको बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचा करके सेल में मिला देना, और ईजेशन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड with the help of anus. Thanks.